बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में ग्रामर का एक पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लें सिंपल से कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो कहलाती है कि जब कोई दो लोग आपस में बात करते हो और उनकी बातें अगर लिखी जाती हो ना तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दो लोगों की डायरेक्ट जो है वो बातें लिखी जाती हो तो वो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि जब कोई थर्ड पर्सन उन दोनों की बातें डिस्क्राइब करता हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बरोबर ना? कि जैसे अगर आप लोग दो लोग कोई दो फ्रेंड आपस में बातें कर रहे हो और अगर कोई किस्सा सुना रहे हो, कोई भी किस्सा या कोई भी स्टोरी अगर एक दूसरे को सुना रहे हो, अपनी कोई बात सुना रहे हो, तो उसमें क्या कहोगे? आई करके बताओगे, मैं करके बताओगे। अगर मुझे किसी को ये बात बतानी है कि भाई मैं कल यहाँ पर गया था तो मैं उससे सीधे ही कहूंगा ना कि हाँ भाई कल मैं यहाँ घूमने गया था और वहां पर जो है वो ये सब चीजें हुई। बरोबर? मैं कल घूमने गया था तो डायरेक्टली मैं करके ही बात करूंगा ना अगर मुझे किसी से बात करनी है तो। ये डायरेक्ट स्पीच कहलाई। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे बारे में बता रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जो मेरे बारे में बता रहा है, तो वो थर्ड पर्सन क्या कहेगा कि भाई उसने कहा वो कल घूमने गया था। कि वो थर्ड पर्सन ऐसा कह सकता है कि मैं घूमने गया था? नहीं। कोई थर्ड पर्सन अगर मेरी बातें डिस्क्राइब करता हो ना तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। बरोबर ना? जब कोई खुद की ही बात बताता हो तो वो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन उसकी बातें डिस्क्राइब करता हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाई। एक सिंपल सेंटेंस है अगर हम लोग समझें। सिंपल सा एक सेंटेंस लिखूं अगर मैं कि राम सेड टू श्याम आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट। आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट। एक सिंपल सा सेंटेंस कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा कि आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, कि मैं ये प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। ये डायरेक्ट स्पीच है कि राम श्याम से डायरेक्टली कह रहा है कि आई विल श्योरली मेक। आई मतलब मैं ये प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी बातें डिस्क्राइब करता हो तो वो अगर मुझे इन दोनों की बातें चलो डिस्क्राइब करनी है तो मैं क्या कहूंगा कि राम ने श्याम से कहा था कि वो अपना प्रोजेक्ट जरूर बनाएगा। सही बात है ना? अगर मुझे इनकी बातें डिस्क्राइब करनी हो तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा ना कि राम ने श्याम से कहा था कि वो अपना प्रोजेक्ट जरूर बनाएगा। कि मुझे अगर डिस्क्राइब करनी हो तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं अपना प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। अगर राम अपनी बात खुद कह रहा है तो वो कहेगा आई विल श्योरली मेक दिस, कि भाई मैं अपना प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे राम की बात कहनी है ना तो मैं कहूंगा ही वुड श्योरली मेक दिस। बरोबर ना? कि भाई वो अपना प्रोजेक्ट जरूर बनाएगा। तो यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फर्क है। डायरेक्ट स्पीच जब वो अपनी बात खुद बताता हो, इनडायरेक्ट स्पीच जब कोई थर्ड पर्सन उसकी बात डिस्क्राइब करता हो। तो इसे अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं ऐसे लिखूंगा कि राम टोल्ड श्याम दैट he would he would surely make that project। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो आपके जैसे एग्जाम में पूछी जाता है तो वो वही पूछा जाता है कि भाई डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ जो है वो पॉइंट्स हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो समझो कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो ना तो सबसे पहला पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो सेंटेंस हो या जो पहले का जो पॉइंट हो उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पॉइंट लिखा हुआ हो ना उसमें फिर कुछ दूसरे चेंजेस करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का चेंजेस देखें कि जैसे लिखा हुआ है राम सेड टू श्याम, तो सबसे पहला चेंज आता है ये सेड टू को बदलना, सेड टू को चेंज करना। और इसे चेंज करना वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है ना? सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। जैसे वो सिचुएशन कहाँ पे चेक करते हैं तो वो सिचुएशन यहाँ चेक करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया हुआ है। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। ये सिंपल सेंटेंस है। तो कहीं पर भी अगर सिंपल सेंटेंस दिया हुआ हो ना तो सेड टू को चेंज करके लिखते हैं टोल्ड। सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा अगर सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ होता, यहाँ पर कोई क्वेश्चन सेंटेंस होता तो यहाँ सेड टू की जगह पर क्या लिखते?
आस्क्ड लिखते। अगर क्वेश्चन सेंटेंस होता तो टोल्ड न लिखते, तो सेड टू को चेंज करके क्या लिखते, आस्क्ड। ये जो लिखवा रहा हूँ ना इसे नोट कर लेना कि देखो सेड टू के प्लेस पर क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस हो तो टोल्ड, अगर क्वेश्चन सेंटेंस हो तो आस्क्ड लिखेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को जो है वो सजेस्ट करना, ऐसे अगर सेंटेंस हो तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें सेंटेंस लिखेंगे। बराबर, मतलब यहाँ पर सेड टू को चेंज करके अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा रिक्वेस्टेड। अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा ऑर्डर्ड। बराबर ना, कि अगर किसी को सजेशन दे रहे हैं तो लिखेंगे सजेस्टेड। जैसा सेंटेंस हो उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होगा सेड टू की जगह पर। बराबर ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, किसी ने पहले क्वेश्चन पूछा था और हम लोग उसका आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आता है रिप्लाइड। बराबर ना, रिप्लाइड या तो आंसर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कोई एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिया हुआ है तो उसकी जगह पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। बराबर, तो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, सिचुएशन के ऊपर। सबसे पहला चेंज जो इसमें करना होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते वक्त, तो वो ये सेड टू की जगह पर लिखना होता है। बराबर, ये सब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसा सेंटेंस हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। और फिर दूसरा चेंज क्या करते हैं, तो दूसरा चेंज करते हैं ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते वक्त ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और उसकी जगह पर फिर वर्ड लिखा जाता है। बराबर ना, उसकी जगह पर कंजक्शन लिखा जाता है, वर्ड लिखा जाता है। कौन सा कंजक्शन, तो जनरली वहां पर कंजक्शन यूज होता है दैट। जैसे यहाँ पर राम सेड टू श्याम, तो राम टोल्ड श्याम, सेड टू का टोल्ड किया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लिखा, दैट, फिर ये अंदर का सेंटेंस शुरू होगा। तो सिंपल सेंटेंस हो ना तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिखते हैं, कंजक्शन पे दैट लिखते हैं। लेकिन सब में ही दैट लिखें ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो फिर दैट नहीं लिखा जाता, तो उसमें इफ लिखते हैं या तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं। इफ या वेदर भी लिखते हैं, पर वेदर अगर न लिखो तो इफ या डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं। कि यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस लिखते वक्त अगर डब्ल्यू एच वर्ड ही दिया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ऐसे अगर वर्ड्स दिए हुए हैं तो वही लिखेंगे। लेकिन अगर वो वर्ड्स नहीं दिए हुए, दूसरे कोई हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो उसकी जगह पर इफ लिखेंगे। बराबर ना, जैसे अगर यहाँ सेंटेंस होता व्हाट आर यू डूइंग, अगर व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो आस्क लिखकर फिर डब्ल्यू एच वर्ड मतलब व्हाट ही लिखेंगे। बराबर, लेकिन अगर वहां पर व्हाट से क्वेश्चन नहीं, दूसरे कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि जैसे इज दिस योर पेन। बराबर, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं हुआ, इज दिस योर पेन, इससे क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इफ लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट करते वक्त आस्क के साथ क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। फिर समझ आ रहा है ना, उसके एक आधा एग्जांपल भी देखते हैं। तो देखो सिंपल सेंटेंस हो ना तो सेड टू की जगह पर टोल्ड और टोल्ड के साथ दैट लिखा जाता है। राम टोल्ड श्याम दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे वो। अगर आस्क क्वेश्चन सेंटेंस हो तो इफ या डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। अगर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, अगर अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो दैट भी लिखा जाता है और टू भी लिखा जाता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड। इसके एक आधा एग्जांपल मैं बताऊंगा कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो ना तो दैट भी या टू भी लिखा जाता है। अगर किसी को आंसर दे रहे हैं या रिप्लाई दे रहे हैं, रिप्लाइड या आंसर्ड, तो उसके साथ दैट ही लिखा जाता है। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो भी दैट लिखा जाता है। बराबर ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसकी जगह पर ये वर्ड्स लिखेंगे, इसे नोट करना। तो पहला चेंज यहाँ पर होता है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो है वो वहाँ पर ये दो चेंजेस। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब चेंजेस करने हो ना तो वहाँ पर जनरली तीन चीज़ें चेंज की जाती है। एक नाउन चेंज किया जाता है, एक वर्ब चेंज किया जाता है और दूसरा एक्स्ट्रा वर्ड्स चेंज किए जाते हैं। EW मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स चेंज किए जाते हैं। बराबर, सबसे पहले अगर नाउन चेंज करें, तो जब नाउन चेंज करना हो ना, यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो नाउन भी क्वेश्चन के हिसाब से चेंज किया जाता है, उसके कोई रूल्स नहीं आते। अब जैसे यहाँ पर है कि आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट,
तो आई मतलब कौन बोल रहा है यहाँ पर? तो आई मतलब यहाँ पर ये राम बोल रहा है, राम सेड टू श्याम आई विल श्योरली मेक दिस। तो राम बोल रहा है तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ये आई नाउन है ना, तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहाँ पर राम बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है तो ही होगा। अगर कोई लड़की का नाम होता तो यहाँ पर शी लिखते, बरोबर ना। यहाँ पर अगर होता है सीता सेड टू गीता आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, कि अगर सीता बोल रही है तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो ये जो नाउन बदलना होता है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से या तो नाम के हिसाब से बदलना होता है। लड़के का नाम हो तो ही, लड़की का नाम हो तो शी। अगर दो या ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो दे लिखा जाता है, बरोबर ना। अगर सब लोग साथ में बोल रहे हैं तो दे। तो जैसा सेंटेंस हो उसके हिसाब से नाउन बदला जाएगा। यहाँ पर यहाँ बीच में भी अगर कभी नाउन आता है तो वो भी सेंटेंस के हिसाब से चेंज करना होता है। तो नाउन का रूल नहीं आता, वो सिचुएशन चेक करनी होती है। बाकी वर्ब, तो हाँ वर्ब का रूल आता है कि जैसे आई विल श्योरली मेक दिस, तो यहाँ पर विल और V1 दिया हुआ है, विल प्लस V1, तो विल का हो जाता है वुड, वुड प्लस V1। तो ये रूल वाइज आता है, बराबर ना। वर्ब के रूल्स आते हैं, तो वो रूल्स मैं अभी आपको पहले बता दूं कि वर्ब कैसे चेंज करना है, तो उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बता दूं। और उनके रूल्स में मैं सिंपल सा डायरेक्टली सिंपल ही जो है वो मेथड बता रहा हूँ, टेंसेस वाइज नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूँ। कि जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी इज एम आर लिखा हुआ हो ना, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं वॉज वर। क्या चेंज करते हैं हम लोग? वॉज वर चेंज कर देते हैं। कहीं पर भी इज एम आर, जनरली इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। कहाँ पर होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है इज एम आर। तो उसको चेंज करके क्या लिख देंगे? वॉज वर। और अगर कहीं डायरेक्ट स्पीच में वॉज वर ही दिया हुआ है तो उसका चेंज कर देते हैं हम लोग हैड बीन। कहीं पर भी वॉज वर दिया हुआ है तो चेंज क्या करेंगे? हैड बीन चेंज करेंगे हम लोग, बराबर। और अगर कहीं सेंटेंस में ऑलरेडी हैड बीन ही दिया हुआ है तो उसका कोई चेंज नहीं, हैड बीन का हैड बीन ही रहता है। उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हुए कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं सेंटेंस में हैव या हैज दिया हुआ है, हैव हैज, तो हैव हैज का हो जाता है हैड। कहीं पर हैव हैज सिर्फ दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी हैड दिया हुआ है, ऑलरेडी हैड दिया हुआ है, तो उसका हैड बीन हो जाएगा। और हैड बीन ही दिया हुआ हो तो हैड बीन ही रहेगा, ठीक है ना। या इनके अलावा अगर क्वेश्चन में V1 दिया हुआ है, सिर्फ V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका चेंज हो जाता है V2, बरोबर ना। V1 का V2 हो जाता है। और अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में V2 ही दिया हुआ है तो उसका V3 हो जाएगा, हेड प्लस V3 होगा, हेड प्लस V3, ठीक है। कि अगर V1 दिया हुआ है तो V2, मतलब अगर क्वेश्चन में गो दिया हुआ है, V1 मतलब समझो गो दिया हुआ है, तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट, V2 वेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी वेंट ही दिया हुआ है, V2 ही दिया हुआ है, तो हेड प्लस V3, तो वेंट का हो जाएगा हेड गॉन, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन में ही हेड प्लस V3 दिया हुआ हो, हेड प्लस V3 दिया हुआ हो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसका हेड प्लस V3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, ठीक है ना। और अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए गए हो, ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि भाई अगर कहीं विल दिया हुआ हो तो विल का क्या हो जाएगा? वुड, बरोबर ना, विल का वुड होगा। अगर कहीं शैल दिया हुआ हो तो शैल का शुड, कैन दिया हुआ है तो कैन का कुड, मे दिया हुआ है तो मे का माइट, ये चेंजेस आता है ना। और अगर वुड दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो उसके कोई चेंजेस नहीं, वुड शुड कुड दिया हुआ है तो वही का वही रहेगा। लेकिन अगर कैन दिया हुआ है तो कुड, शैल दिया हुआ है तो शुड, अगर यही दिया हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं ना, इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं उन ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा V1 लिखा हुआ होता है, हमेशा V1। तो समझो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जो भी वर्ब दिया हुआ हो ना उसको चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ देखो कि जैसे यही क्वेश्चन था ना, आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, तो आई विल, तो आई का ही हो गया जो नाउन बदला, विल का क्या हो गया? वुड, के विल का वुड,
श्योरली मेक, अब यहाँ पर मेक V1 है तो उसका V2 मेड ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आगे ये विल दिया हुआ है। अगर अकेला मेक होता ना कि आई श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, सिर्फ अगर V1 अकेला दिया हुआ हो ना तो उसका V2 करते हैं, बरोबर। ये चीज़ खास ध्यान रखना कि अगर ये विल ना होता, ऐसे लिखा होता आई श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, तो लिखते कि ही श्योरली मेड दैट प्रोजेक्ट, बरोबर ना, तो V1 का V2 करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ V1 दिया हुआ हो ना, विल शैल कैन, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ विल का वुड, मेक का कोई चेंजेस नहीं, बरोबर। इसे स्पेशल रूल की तरह ध्यान रखना। और बाकी वर्ब के लिए ये रूल माइंड में रखो। तो एक चेंजेस वर्ब का करते हैं इन रूल के हिसाब से, और दूसरे चेंजेस आते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स के चेंजेस, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स मतलब समझो, जैसे ये दिया हुआ है दिस प्रोजेक्ट, कि आई विल श्योरली मेक दिस प्रोजेक्ट, तो ये समझो दिस प्रोजेक्ट वो एक्स्ट्रा वर्ड्स में आता है, तो दिस का क्या हो जाता है, दैट प्रोजेक्ट, बरोबर ना। ये चेंजेस आते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स के। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया हुआ हो तो दिस का दैट हो जाता है, बरोबर ना। दिस के साथ कुछ भी हो, कि अगर दिस डे तो दैट डे, दिस नाइट तो दैट नाइट, बरोबर। दिस मंथ तो दैट मंथ, दिस का हमेशा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इसी तरह से अगर दीज दिया हुआ हो प्लूरल में तो उसका धोज हो जाएगा, दीज का धोज, कि दीज ईयर्स तो दोज ईयर्स, बरोबर। दीज का दोज। अगर टुडे दिया हुआ है तो टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। उसी तरह से टू नाइट का दैट नाइट, बरोबर ना। टुडे की जगह पर अगर टू नाइट दिया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट में हो जाता है दैट नाइट, बरोबर। अगर नाउ दिया हुआ है तो नाउ का देन, नाउ तो उसका देन। अगर यस्टरडे दिया हुआ है तो यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे भी लिखते हैं, या तो लिखते हैं द डे बिफोर। यस्टरडे का दोनों लिख सकते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते वक्त यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या तो द डे बिफोर, दोनों लिख सकते हैं। या अगर टुमारो दिया हुआ है तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, बरोबर ना, द नेक्स्ट डे। या तो लिख सकते हैं द डे आफ्टर, नेक्स्ट डे का यहाँ क्या लिख सकते हैं, द डे आफ्टर, बरोबर। या नॉर्मल जैसे हियर दिया हुआ हो तो देर लिखते हैं, हियर का देर। अगर कम दिया हुआ हो तो उसका गो लिखते हैं। ये बेसिक चेंजेस जो एक्स्ट्रा वर्ड्स में आते हैं, बरोबर ना। तो देखो इतने रूल्स आप लोग ध्यान रखो, तो उन रूल्स के हिसाब से फिर इसको चेंजेस करेंगे। तो अब ये रूल्स पहले लिख दो, वर्ब के क्या रूल्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स के क्या रूल्स हैं, तो इसके कुछ बेसिक सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं, बरोबर। अब जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखें हम लोग। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि ही सेड आई वॉक रेगुलरली, तो इसमें जैसे चेंजेस करना है कि ही सेड, यहाँ पर एक ही नाम दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर एक में दो दो नाम दिए हुए ही हो। तो एक नाम दिया हुआ तो भी चेंजेस तो ऐसे ही करने हैं ना। जैसे ही सेड तो सबसे पहले सेड चेंज होगा, तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है आई वॉक रेगुलरली, तो सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड, और दैट, टोल्ड के साथ क्या लगता है दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट, एंड आई वॉक रेगुलरली। तो आई का क्या होगा, ही। ये आई कौन बोल रहा है, ये ही बोल रहा है ना, वो लड़का ही बोल रहा है ना, तो इसलिए आई की जगह पर क्या हो जाएगा ही। वॉक रेगुलरली, ये वॉक वो वर्ब है, यहाँ वर्ब में कौन सा रूल, तो ये V1 है। सिर्फ वॉक दिया हुआ है ना, आगे पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर विल शैल वॉज वेयर कुछ भी नहीं है, सिर्फ V1 ही दिया हुआ है, तो उसका क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। उसका इनडायरेक्ट में करते वक्त V2 हो जाएगा, मतलब वॉक का क्या हो जाएगा, वॉकड। तो यहाँ पर ही वॉकड रेगुलरली, बरोबर। ये रेगुलरली एक्स्ट्रा वर्ड है, लेकिन इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो तो वही का वही रहेगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, ही टोल्ड दैट ही वॉकड रेगुलरली, ठीक है ना। जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो ना, तो एक ही चीज ध्यान रखो
कि हर एक वर्ड एक एक करके चेंज करो, जिसमें चेंज होता हो तो वो चेंज करो, बाकी के वर्ड सेम टू सेम लिखते जाओ। ध्यान से एक एक वर्ड चेंज करते जाओगे ना तो आराम से हो जाएगा। जैसे ये दूसरा सेंटेंस है कि राम सेड टू मी आई हैव लेफ्ट द स्कूल। राम सेड टू मी आई हैव लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले चेंजेस देखें ना, तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है आई हैव लेफ्ट द स्कूल, भाई मैंने स्कूल छोड़ दिया, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि राम टोल्ड मी दैट, सेड टू का टोल्ड मी और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दैट, टोल्ड के साथ दैट ही लगेगा। अब इसमें चेंज कि आई हैव लेफ्ट द स्कूल, आई, तो आई यहाँ पर कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है। तो अगर राम बोल रहा है तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर मी या तो मैं खुद बोल रहा होता ना तो आई का आई ही होता, बरोबर। अगर यहाँ पर ऐसे सेंटेंस होता कि आई सेड टू राम, इसका उल्टा होता है, राम सेड टू मी नहीं, अगर ऐसा होता आई सेड टू राम आई हैव लेफ्ट द स्कूल, तो फिर यहाँ पर आई कौन बोल रहा है, ये आई ही बोल रहा है ना, तो फिर आई का आई रखते, बरोबर। लेकिन यहाँ पर ये आई कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है, तो इसलिए उसका ही। हैव लेफ्ट द स्कूल, हैव लेफ्ट, तो यहाँ पर हैव दिया हुआ है, कहीं पर भी हैव हैज दिया हुआ हो तो उसका क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। हैव कहीं पर भी हो तो क्या हो जाएगा, उसका हैड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हैव लेफ्ट का हो जाएगा हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट द स्कूल, बरोबर ना। कि राम टोल्ड मी दैट ही हैड लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। या जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, रीना सेड वी वर लिविंग इन दिल्ली, तो रीना सेड, रीना ने कहा वी वर लिविंग इन दिल्ली, ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें भी लिख सकते हैं कि टोल्ड दैट रीना टोल्ड दैट वी वर लिविंग इन दिल्ली। तो वी मतलब ये रीना अकेली नहीं है, उसके साथ भाई पूरी फैमिली, भाई पूरी फैमिली जैसे वो दिल्ली में रहती होगी, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर वी की जगह पर सिर्फ शी नहीं लिखेंगे, कि रीना सिर्फ अकेले खुद के लिए नहीं बोल रही है, ऐसे नहीं बोल रही है आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, वी बोल रही है, तो वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अगर दो या दो से ज्यादा लोग हो तो ही या शी नहीं, उसमें दे लिखा जाता है, बरोबर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा दे वर लिविंग इन दिल्ली, तो ये वर, तो कहीं पर भी जैसे मैंने बताया था वॉज वर हो तो उसमें क्या लग जाता है, हैड बीन। वॉज या वर दिया हुआ हो तो क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है। तो यहाँ पर वर लिविंग इन दिल्ली, तो दे वेयर का हो जाएगा हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, बरोबर ना। या जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है कि रवि सेड व्हेन विल यू कम एट होम, कि रवि सेड, रवि ने कहा कि भाई तुम घर कब आओगे, तो यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस है। तो अगर क्वेश्चन सेंटेंस हो तो यहाँ पर सेड की जगह पर क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड लिखा जाएगा, फिर टोल्ड नहीं, सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि रवि आस्क्ड, अब आस्क के बाद जो होता है ना तो वहां पर दैट नहीं लगता, इन सब में हमने क्या लगाया था, दैट लगाया था, लेकिन आस्क के बाद दैट नहीं, उसमें आता है या तो इफ या तो डब्ल्यू एच वर्ड, या तो इफ या तो डब्ल्यू एच वर्ड। अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू है तो वही डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखेंगे, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड ना होता ना तो इफ लिखते, बरोबर। जैसे यहाँ पे तो डब्ल्यू एच वर्ड ही है कि व्हेन विल यू कम एट होम, तो यहाँ पर रवि आस्क व्हेन, अब व्हेन करके ही फिर आगे का सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे कि विल यू कम एट होम, बरोबर ना, विल यू कम एट होम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनरली हम लोग कभी भी, ये तो जनरल इंग्लिश है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना तो क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं और नाउन पीछे ले जाते हैं, बरोबर ना। हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं और नाउन पीछे। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये सेंटेंस हो कि दिस इज माई पेन, इसका क्वेश्चन बनाना हो तो क्या लिखते हैं, तो इज दिस माई पेन, ये क्वेश्चन बन जाता है ना। दिस इज क्वेश्चन बनाना हो तो इज दिस, हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाते हैं ना,
तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, विल आगे है, यू पीछे है। लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में करते हैं ना, तो इनडायरेक्ट करते वक्त हेल्पिंग वर्ब पीछे ही लिखते हैं, ये खास ध्यान देना। इनडायरेक्ट करते वक्त विल पीछे आएगा और यू आगे आएगा, बरोबर। विल पीछे और यू आगे। तो मतलब यहाँ पर जब हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे ना कि व्हेन, तो व्हेन के बाद विल नहीं लिखना है। जैसे विल का क्या होगा, वैसे विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो व्हेन वुड, तो पहले वुड नहीं लिखना है, वो गलत। व्हेन के बाद पहले नाउन आएगा, बरोबर ना। ये हेल्पिंग वर्ब पीछे, ये पहले आएगा। तो व्हेन यू, अब यू का यू ही, क्योंकि ये किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कोई मेंशन है कि जैसे यहाँ पर रवि सेड टू श्याम, या कोई नाम होता, कोई नाम होता तो ही या शी लिखते। अगर रवि सेड टू मी, अगर वो मुझे बोल रहा है तो मैं यहाँ पर आई लिखता, बरोबर ना। लेकिन यहाँ पर किसको बोल रहा है कोई पता नहीं है, तो यू का यू ही रहने देंगे। तो व्हेन यू, फिर ये विल पीछे जाएगा, तो विल का क्या होता है, वुड। कि व्हेन यू वुड कम एट होम, कम एट होम वो तो सेम ही रहेगा ना, कि व्हेन यू वुड कम एट होम। तो क्वेश्चन सेंटेंस हो, हाँ आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं, इनडायरेक्ट में करते वक्त तो क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप वहां पर, कि रवि आस्क व्हेन यू वुड कम एट होम। तो क्वेश्चन सेंटेंस हो तो उसे भी सिंपल रूल वाइज ही चेंज किया करो, बस रूल्स माइंड में रखो। जैसे यहाँ पर है कि विकी सेड टू नील शैल वी गो आउट फॉर ट्रिपिंग, कि विकी ने नील से कहा कि शैल वी गो आउट फॉर ट्रिपिंग, क्या हम बाहर ट्रिपिंग के लिए जा सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पर भी ये विकी नील से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेड टू की जगह पर क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे कि विकी आस्क्ड नील, अब आस्क नील, अब नील के बाद यहाँ पर दैट तो नहीं लिखेंगे ना, क्वेश्चन सेंटेंस हो, आस्क हो, तो इफ या डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू है ना, वो डब्ल्यू एच वर्ड से नहीं है, ये शेल मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इफ लगेगा। यहाँ का क्वेश्चन देखो कि डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरुआत थी, व्हेन, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड से ही होता तो वही का वही लिखते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू ना हो, कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ लिखेंगे उसमें। तो विकी आस्क नील इफ, अब इसमें भी वैसे ही देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले दिया हुआ है, नाउन बाद में दिया हुआ है। तो जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये नाउन पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, मतलब वी पहले लिखेंगे, ये शेल बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर विकी आस्क नील इफ के बाद वी, तो ये वी मतलब कौन बोल रहे हैं, ये विकी और नील दोनों साथ में बोल रहे हैं ना, कि वी गो आउट फॉर ट्रिपिंग। तो दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। एक अकेला नहीं बोल रहा है, खाली अगर विकी बोल रहा होता तो आई लिखते हैं हम लोग, बरोबर ना। तो आई यहाँ पर होता और उसका कन्वर्ट होता है ही में, सिर्फ ही। लेकिन यहाँ विकी और नील दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, इफ दे। फिर ये शैल बाद में आएगा, और शैल का क्या हो जाता है, शुड, कि इफ दे शुड गो आउट फॉर ट्रिपिंग, वो तो सेम ही रहेगा ना, मैंने बताया था देखो, शैल, शुड, विल, वुड, इन सब के साथ जब वी वन दिया हुआ हो ना, तो इन सब के साथ वी वन, वो वी वन ही रहता है, मतलब गो का गो ही, यहाँ गो का वेंट नहीं करते। अकेला गो होता, आगे शैल ना होता तो उसको चेंज करते। तो यहाँ पर वही आएगा कि दे शुड गो आउट फॉर ट्रिपिंग, बराबर ना, कि विकी आस्क नील इफ दे शुड गो आउट फॉर ट्रिपिंग। समझ आ रही है ना बात है, इस तरह से बनेगा ना ये सेंटेंस। और जैसे ये एक सेंटेंस है कि टीचर सेड अस फिनिश दिस वर्क विद इन दिस पीरियड, कि टीचर ने हमसे कहा कि इस पीरियड में ये काम पूरा करो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टीचर ने हमसे कहा ना, ये एक तरह का ऑर्डर दिया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हमने बताया था ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को सजेशन देना हो, ऑर्डर करना हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया, टीचर ने हमें ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट नहीं की। रिक्वेस्ट होती तो प्लीज़ करके लिखा हुआ होता, प्लीज़ फिनिश दिस वर्क। यहाँ ऑर्डर है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, टीचर ऑर्डर अस, तो यहाँ सेट का क्या हो जाएगा,
ऑर्डर हो जाएगा, बरोबर। क्वेश्चन सेंटेंस हो तो आस्क लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और उसमें भी ऑर्डर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि टीचर ऑर्डर्ड अस, फिर आगे शुरू करेंगे। अब जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस था ना, तो मैंने जैसे पहले रूल बताया था कि इसमें दैट भी लगता है और टू भी लगता है, दोनों आप लोग यूज कर सकते हो। अब जनरली पता है दैट कब लगता है, यहाँ जैसे मैंने दैट लगाया, दैट कब होता है कि जब दैट के बाद है ना नाउन से शुरुआत होती हो। जब नाउन से शुरुआत होती हो तो यहाँ दैट लगा सकते हैं, जैसे दैट ही वॉकड, दैट के बाद नाउन आता है, जैसे यहाँ दैट ही हैड लेफ्ट, यहाँ पर भी दैट के बाद दे हैड बीन। तो दैट के बाद हमेशा नाउन आता है। यहाँ पर अगर सेंटेंस देखोगे ना, ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंस देखोगे ना, तो उसमें नाउन मिसिंग होता है। जैसे टीचर सेड अस फिनिश दिस वर्क विद इन दिस पीरियड, तो यहाँ फिनिश दिस वर्क डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत हुई, फिनिश ये वर्ब है, बरोबर ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत हुई, आगे नाउन कौन सा है, किसको बोल रहे हैं। अगर नाउन ऐड करना हो तो यहाँ पर ऐसे होता है यू फिनिश दिस वर्क विद इन दिस पीरियड, बरोबर ना। यहाँ पर नाउन मिसिंग होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसे ही तो होता है, किसी को अगर मुझे बोलना हो कि भाई सिट डाउन, तो मैं सीधा ही बोलूंगा ना सिट डाउन, कभी ऐसे बोलता हूँ यू सिट डाउन, वो नाउन हटा देते हैं हम लोग। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑलमोस्ट डायरेक्ट वर्ड लिखे जाते हैं कि सिट डाउन, बरोबर, कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, सीधा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे यू क्लोज द डोर, नाउन मिसिंग होता है। तो इसलिए जब नाउन मिसिंग हो ना, तो वहां पर टू लगाया जाता है। कंजक्शन में क्या यूज होगा, टू यूज होगा, कि टू, बरोबर। या अगर दैट यहाँ पर यूज करना हो ना, तो दैट यूज करने के लिए अपना नाउन भी यूज करना पड़ेगा, बरोबर ना। अगर दैट लिख रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि भाई ऑर्डर के साथ दोनों आते हैं, टू भी और दैट भी, तो ज़्यादातर टू ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको दैट यूज़ करना है तो दैट यूज़ करने के बाद अपना नाउन ऐड करना पड़ेगा। टू यूज़ करने के बाद अपना नाउन ऐड नहीं करते। जैसे मैं एक टू से अगर सेंटेंस बनाऊँ तो ऐसे बनता है कि टीचर ऑर्डर अस टू फिनिश। अब टू होता है ना, तो टू इनफाइनाइट की तरह यूज होता है, टू के बाद V1 ही होता है, उसका V2 नहीं होगा। टू के बाद कभी भी V2 नहीं आता, उसमें V1 ही लिखा जाता है। टीचर ऑर्डर अस टू फिनिश दिस का दैट, दिस का दैट होता है जो मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स में लिखवाया था, टू फिनिश दैट वर्क विद इन दैट पीरियड, बरोबर ना। ऐसे ही पूरा सेंटेंस ना, टीचर ऑर्डर अस टू फिनिश दैट वर्क विद इन दैट पीरियड। तो टू से भी लिख सकते हैं। अब यही सेंटेंस अगर दैट से लिखना हो तो दैट से ऐसे लिख सकते हैं कि टीचर ऑर्डर अस दैट, दैट वी शुड, यहाँ पर वी या शुड रखो, या वी फिनिश्ड दिस वर्क विद इन दिस पीरियड। तो यहाँ पर दैट लिखने के बाद वी ऐड करना पड़ा, नाउन ऐड करना पड़ा, क्योंकि वो टीचर किसको बोल रहे हैं, स्टूडेंट को ही बोल रहे हैं ना। अस लिखा हुआ है, अस मतलब हमें ही बोल रहे हैं ना। तो अस लिखा हो तो अस का क्या होता है, वी होता है। तो टीचर ऑर्डर अस दैट वी फिनिश्ड दैट वर्क विद इन दैट पीरियड, बरोबर। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर टू यूज़ करना है ना, और ज़्यादातर टू ही यूज़ किया करो, उसमें और कुछ नहीं, कि अगर टू यूज़ करना है तो सिंपल सेंटेंस ही जो लिखा हुआ वही चीज लिखेंगे हम लोग। लेकिन अगर दैट में लिख रहे हो, दैट यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर अपना नाउन एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दैट के बाद हमेशा नाउन आता ही है, बरोबर। तो इसलिए अगर इसमें दैट ना यूज़ करो ना, तो टू लिख कर ही सेंटेंस लिखा करो, कि जैसे टीचर ऑर्डर अस टू फिनिश दैट वर्क विद इन दैट पीरियड, बरोबर। जैसे अगर यहाँ पर सेंटेंस हो कि टीचर ने कहा हो सिट डाउन, टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, बरोबर। कि टीचर ने अगर कहा हो सिट डाउन, तो उसको इनडायरेक्ट में ऐसे ही लिखेंगे, टीचर ऑर्डर मी टू सिट डाउन, बरोबर। जैसे अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट की हो कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ऐसे लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी हिज पेन, आई रिक्वेस्टेड
टू गिव मी हिज पेन, बरोबर। तो कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो ना तो उसमें टू ही ज्यादातर यूज किया करो, दैट नहीं। समझ आ रहा है ना? तो देखो ये रूल्स वाइज और सेंटेंस वाइज समझ पड़ा ना। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पैराग्राफ वाइज चेंजेस भी आते हैं कि पूरा पैराग्राफ दिया हुआ हो कि जिसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना हो, लेकिन वो जो पैराग्राफ वाइज चेंजेस आते हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, ये अच्छी तरह से चेक कर लेना, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो पैराग्राफ वाइज चेंजेस वो अब हम लोग कल के वीडियो में देखें। थैंक यू।